दोस्तों, यह बात सही है। संघर्ष ही जीवन है, कर्म ही पूजा है। कर्म और संघर्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी हाँ, कर्म के साथ साथ संघर्ष होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संघर्ष के बिना हर इंसान के जीवन की कहानी अधूरी रहती है। कर्म व्यक्ति को छोटा और बड़ा बनाता है, लेकिन संघर्ष व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचाता है। एक बात याद रखना कि संघर्ष के मैदान को कभी छोड़कर मत भागना, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष ही तुमको तुम्हारे अंतिम लक्ष्य तक लेकर जाएगा। अपनी मेहनत को अपने हौसलों में रख, अपने संघर्ष को अपने जुनून में रख। परवाह मत कर ख्वाब में आने वाले सपनों की, संघर्ष को तू जारी रख सपनों को पाने की। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन संघर्षों से भरा रहा। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर सन 1931 को हुआ था। यह गरीब मल्लाह के बेटे थे। इनके पिता जैनुलब्दीन थे। कलाम साहब ने 5 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया। कभी कभी नाव पर तीर्थ यात्रियों को रामेश्वर मंदिर लेकर जाते। जब यात्री मंदिर की परिक्रमा करते, तब तक कलाम साहब नाव में बैठकर साइंस के सिद्धांतों को पढ़ा करते थे। इनका परिवार बहुत बड़ा था। घर में 10 भाई बहन थे। आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा थी, इसलिए इन्होंने अपना खर्चा निकालने के लिए अखबार को बेचना शुरू कर दिया। इतनी छोटी उम्र में अखबारों को बेचने के साथ साथ समय निकालकर उस अखबार को पढ़ते भी थे। इनके गांव के लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक मास्टर जी फ्री गणित पढ़ाया करते थे, लेकिन मास्टर जी की शर्त थी, जो बच्चा सुबह 4 बजे नहाकर आएगा उसको मैं 1 घंटा फ्री में गणित पढ़ाऊंगा। कलाम साहब ने मास्टर जी की शर्त को पूरा किया। सुबह 4 बजे उठकर नहाते, फिर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो या तूफान हो, यह पढ़ने जरूर जाते। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। कलाम रात में हमेशा मिट्टी के तेल की लालटेन से रात को 11 बजे तक पढ़ते थे। जब यह 5वीं क्लास में थे तो इनके टीचर श्री शिवा सुब्रमण्यम ने समुद्र के किनारे ले गए। वहां टीचर ने बताया कि चिड़िया कैसे उड़ती है, पूरा लाइव प्रैक्टिकल दिखाया और पूरी डिटेल समझाई। वहीं से अपनी इच्छा पायलट प्रोफेशन में जाने की ठान ली। इसीलिए कहते हैं, छोटा लक्ष्य देखना पाप के समान है। अगर लक्ष्य चुनना हो तो महान लक्ष्य चुनो। ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपने काम में लगो। हाई स्कूल की शिक्षा कलाम साहब ने हायर सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम से की थी। एक बार यह अपने स्कूल में गलती से दूसरी मैथमेटिक्स की क्लास में घुस गए। तब टीचर ने इनको मारा और कहा, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी क्लास कौन सी है? तुम क्या आगे पढ़ोगे? क्या तुम आगे चलकर बनोगे? तब कलाम साहब ने इतनी मेहनत की कि मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर लेकर आए। बाकी सब टीचर हैरान रह गए। विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो हार नहीं मानते। बचपन से ही आकाश को छूने की इच्छा थी, इसलिए मद्रास में देश का सबसे अच्छा मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिक्स इंजीनियर में एडमिशन लिया। वहाँ इनको विमान की डिजाइन बनाने का प्रोजेक्ट मिला और कलाम विमान का प्रोजेक्ट बनाने में लग गए। लेकिन डिजाइन टीचर को पसंद नहीं आया और टीचर ने कहा, कलाम, अगर तुम एक अच्छा विमान डिजाइन तैयार नहीं कर सकते तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी। यह बात सुनकर कलाम साहब के होश उड़ गए। दोबारा विमान डिजाइन बनाने के लिए 1 महीने का समय प्रोफेसर से मांगा, लेकिन प्रोफेसर ने 3 दिन का ही समय दिया। उसके बाद 3 दिन तक लगातार 24-24 घंटे काम किया। खाना पीना सब भूल गए। अपनी पूरी जी जान से मेहनत की। फिर एक ऐसा डिजाइन तैयार करके दिया कि प्रोफेसर देखकर आश्चर्यचकित रह गए और कलाम को शाबाशी दी। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब पढ़ाई भी कलाम साहब की पूरी हो चुकी थी। MIT की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर ली। अब कलाम को जाना था अपने सपनों को पूरा करने की तरफ, जो इनकी इच्छा थी प्लेन उड़ाने की। कलाम साहब को 2 इंटरव्यू की कॉल आती है।
एक थी एयरफोर्स की और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एयरफोर्स के इंटरव्यू में 9वीं रैंक आई। कुल सीटों की संख्या 8 थी और यह एक नंबर से फेल हो गए। इसके बाद यह ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद महाराज से मिले और स्वामी जी ने कहा कि तुम गीता पढ़ना और तुम जैसा बनना चाहते हो वैसा ही बन जाओगे, यह तुम विश्वास रखो। इसके बाद कलाम साहब दिल्ली आए। वहाँ उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी DRDO में ज्वाइनिंग मिली और विक्रम साराभाई की टीम के साथ काम किया। 1963 में विक्रम साराभाई की टीम से सिलेक्ट करके नासा भेजा गया। नासा में 6 महीने की ट्रेनिंग करनी थी। नासा ने अब्दुल कलाम को होनहार लड़का समझा और नासा ने कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, हम तुम्हें भारत से 4-5 गुना सैलरी देंगे और अमेरिकी सिटीजनशिप भी देंगे। लेकिन अब्दुल कलाम की आंखों में देश सेवा और देश को बुलंदियों पर पहुंचाने की ललक थी। देश सेवा के अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे और लौटकर भारत वापस आ गए। जब इन्होंने वापस आकर इसरो की टीम में ज्वाइनिंग की तब काफ़ी परेशानियों का सामना किया। जिंदगी में जितनी ज़्यादा परेशानियां आएंगी, अगर इन परेशानियों पर आपने काबू कर लिया तो उतना ही बड़ा काम भी होगा और नाम भी। जब इन्होंने इसरो टीम के साथ मिलकर एक सेंट मैरी चर्च को अपना ऑफिस बनाया और पालतू जानवरों की जगह एक अपनी लेबोरेटरी खोली, पास में ही समुद्र के किनारे बीच पर रॉकेट लॉन्च पैड बनाया। यहाँ पर रॉकेट्स के छोटे छोटे पार्ट्स को पहुंचाने के लिए साइकिल, बैलगाड़ी का प्रयोग किया गया। बड़ी कठिनाइयों के बाद 1963 में भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। ये इस रॉकेट को बनाने में इतना व्यस्त हो गए कि अपनी सगाई में ही जाना भूल गए। अंत में यह शादी का रिश्ता टूट गया। आपकी सफलता के रास्ते में जितनी मुश्किलें आएंगी, सफलता पाने पर आपको उतनी ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। जब 1969 में अब्दुल कलाम को इसरो के डायरेक्टर की पद की कमान संभाली, तब इनकी परेशानी और बढ़ी जब इन्होंने PSLV SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए काम करना शुरू किया। क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से इनको बहुत थोड़ा सा ही फंड दिया गया, फिर थोड़े से ही खर्चे में अपने SLV प्रोजेक्ट को बनाने में लग गए। 10 साल लगातार SLV के लिए काम करते रहे, दिन रात मेहनत की, ना कोई छुट्टी ली। जब 1979 SLV-3 को लॉन्च किया गया, फिर ये फेल हो गया। अब्दुल कलाम काफ़ी निराश हुए, बहुत दुखी हुए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इसके बाद चेयरमैन सतीश धवन ने इनको गले लगाया और कहा कि SLV-3 प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करो। फिर 1 साल लगातार दोबारा मेहनत की और दुगनी ऊर्जा के साथ काम किया। फिर दोबारा 1980 में SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया तो यह सफल हो गया। इसरो चेयरमैन सतीश धवन ने अब्दुल कलाम को बधाई दी और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात कराई। वो कलाम को देखकर काफ़ी प्रभावित हुई और कहा तुम देश के लिए मिसाइल बनाओ। 1981 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। 1982 में DRDO का डायरेक्टर बनाया गया। जो कठिनाइयों से दुश्मनी और मेहनत से दोस्ती करते हैं, कामयाबी उनके आगे आगे दौड़ती है। जब हमारे पड़ोसी देश एक के बाद एक नई नई मिसाइलें बना रहे थे, इससे देश को बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। फिर अब्दुल कलाम ने सोचा कि एक ऐसी मिसाइल तैयार की जाए जो चारों तरफ घूम सके, दुश्मन की मिसाइल को लेफ्ट राइट से घेर कर उसका खात्मा कर दे। यहीं से उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल मॉडल को तैयार किया और उसको बनाने में सफल रहे। इसके बाद तो कलाम जी ने एक के बाद एक मिसाइलों की लाइन लगा दी। 1985 में त्रिशूल नाम की मिसाइल को लॉन्च की। 1988 में पृथ्वी को लॉन्च किया। आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल लॉन्च की, लेकिन अग्नि मिसाइल के लॉन्च में बार बार विफल हो रहे थे, जिसके कारण देश भर की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा था। एक बार असफल होने के बावजूद भी इन्होंने अपना उत्साह को नहीं खोया। फिर 1989 में अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिखाया। भारत को अब्दुल कलाम ने रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, UK के बाद
पावरफुल मिसाइलों की लाइन में विश्व में 6वें स्थान के पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद उनकी मेहनत और रंग लाई जब 1993 में 10 रुपये प्रति किलोमीटर के खर्चे पर PSLV का सफल परीक्षण कर दिया और यह सफल हो गए। इतनी पावरफुल मिसाइलें भारत के पास होने के बावजूद भी भारत चिंताएं और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अमेरिका और विश्व के दूसरे न्यूक्लियर पावर देश बार बार परमाणु बम की धमकी दे रहे थे। फिर अब्दुल कलाम ने परमाणु परीक्षण की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 1992 से ही राजस्थान पोखरण में परमाणु परीक्षण का काम शुरू कर दिया गया। अमेरिका सहित अन्य देशों को इस परीक्षण की भनक भी नहीं लगने दी। 1992 से लेकर 1997 तक किसी गांव वालों अन्य लोगों को यह नहीं पता चला कि आखिर पोखरण में हो क्या रहा है। और आगे चलकर अब्दुल कलाम की कोशिश और मेहनत रंग लाई। भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के नाम से परमाणु परीक्षण चुपचाप कर दिया। अमेरिका सहित दुनिया भर के सीक्रेट एजेंसियां हक्के बक्के रह गईं। इस परीक्षण से भारत ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का परिचय दे दिया। उस समय केवल 5 देश फ्रांस, USA, रूस, UK, चीन के पास परमाणु शक्ति थी। लेकिन आज अब्दुल कलाम के प्रयास से भारत भी परमाणु समृद्ध देश बना। देश सेवा में प्रयासरत रहने की वजह से उनको 1997 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। 1999 में अब्दुल कलाम देश सेवा से रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी कलाम जी देश सेवा और भारत को विश्व गुरु बनाने की ललक थी। यह भारत के लिए नई पीढ़ी तैयार करने के लिए अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। लेकिन कलाम जी को क्या पता था कि देश सेवा का सर्वोच्च पद उनका इंतजार कर रहा है। जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन वाजपेयी जी शुरू से ही कलाम जी से प्रभावित थे। वाजपेयी जी ने कलाम से कहा कि आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हम आपका नाम देश के राष्ट्रपति बनाने के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं, प्लीज़ आप मना मत करना। फिर अब्दुल कलाम जी ने 1 घंटे का समय वाजपेयी जी से मांगा कि मैं मुझे सोचने का मौका दो, और 1 घंटे बाद उन्होंने हाँ कर दी। अब्दुल कलाम जी बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तब उन्होंने साउथ के 2 दोस्तों को निमंत्रण दिया। एक वो मोची जो उनके फटे जूतों को सिलता था, और दूसरा वो ढाबे वाला जो उनको भरपेट खाना खिलाता था। अब्दुल कलाम 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में बिना सुरक्षा के 2 बैग लेकर अंदर घुसे थे, और 2007 में विदाई के समय भी 2 बैग लेकर राष्ट्रपति भवन से बाहर आए थे। ये ऐसे महान लीडर रहे जिन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया और बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। इनकी एक खास बात यह थी कि मुसलमान होकर भी वेजिटेरियन थे। ये जानवरों और पक्षियों का बड़ा प्रेम करते थे। ये कहते थे कि पक्षी जगत पर्यावरण का सूचक होता है, और अगर पक्षी मुसीबत में है तो समझ लो आपके भी मुसीबत के दिन दूर नहीं। अगर इनकी संपत्ति की बात की जाए तो इनके पास सिर्फ एक घर जो इनके पिता ने बनाया था, 2500 बुक्स थी, एक बीड़ा, एक कलाई घड़ी और एक CD प्लेयर, एक लैपटॉप और थोड़े से कपड़े। गीता और कुरान को हमेशा पढ़ा करते थे। इनके पास 40 डॉक्टरेट उपाधि थी। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर पुरस्कार, रामानुज पुरस्कार, अन्य बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया। यह ऐसे महान और आदर्श वाले व्यक्ति थे कि इनके महानता और आदर्शों की जितनी तारीफ की जाए वो भी कम है। इनका हृदय ईमान से भरा हुआ था। 70 साल की उम्र में वो जोश जज्बा था, भारत का भविष्य बनाने वाली नई पीढ़ी को सिखाने में लगे थे। इसीलिए इन्हें 70 साल की उम्र में यूथ आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। कलाम साहब की 80 की उम्र हो चुकी थी। शरीर कमजोर हो रहा था, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही थी, उनके पांव की गति कम हो रही थी, लेकिन सीखने और सिखाने की गति कमजोर नहीं हो रही थी। युवाओं के भविष्य को रोशन करने में लगे थे और देश की समृद्धि की गति को बढ़ाने में लगे थे।
मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध और महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी देश को ऊर्जा देने में लगा दी। 84 साल के एक प्रखर बुद्धि के धनी ओजस्वी वक्ता थिंक टैंक IIM शिलांग में आखिरी लेक्चर देते समय देश दुनिया को 27 जुलाई 2015 को अलविदा कह गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बच्चों और युवाओं, आप और हम सभी के लिए जीवन भर प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। रही बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान की, तो UN उनके जन्मदिन को 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाता है। जब अब्दुल कलाम 26 मई को स्विट्जरलैंड गए, तभी से स्विट्जरलैंड उनके सम्मान के रूप में 26 मई को स्विट्जरलैंड साइंस डे मनाता है। बचपन में सबको खबर देने वाला आज पूरी दुनिया की खबरों में छपने वाला इंसान बना, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऐसे महानायक देशभक्त को मैं नमन करता हूँ। कस्तूरी मोटिवेशन की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको, बच्चों को, छात्रों को और युवा पीढ़ी को यही सलाह दूंगा कि आप सभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे आदर्शवादी, विनम्र और परिश्रमी बनो, ताकि देश सेवा का अवसर आपको मिले और देश को विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग दो। कीप स्ट्राइविंग टू अचीव योर गोल्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कस्तूरी मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।